आपका आईएसडी के इस यूट्यूब सीरीज में जो कंपोजिट हेरिटेज पे है, इसमें आपका आप दोनों का वेलकम है। आईएसडी आपका वेलकम करती है। तो आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर राजा मुजफ्फर और मुश्ताक अहमद लोन। मेरा नाम राजा मुजफ्फर भट्ट है। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैं लिखता हूँ। आई बीन राइटिंग ऑन द इश्यूज ऑफ good governance. I've been writing on the issues of sustainable development, environmental issues for last 16, 17 years. My articles are published regularly in one of the largest circulating English dailies, Greater Kashmir, Kashmir Observer, Daily Excelsior. I also write for several national and international publications. And in addition to that, I have been filing petitions seeking judicial intervention with regard to environmental issues. I have filed petitions in Jammu and Kashmir High Court. I have filed petitions in the National Green Tribunal and even in Supreme Court of India. जी मेरा नाम मुश्ताक अहमद लोन। मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट बड़गाम के एक फार फ्लैंग एरिया में रहता हूँ और पिछले करीबन 10-12 साल से मैं सोशल एक्टिविज़म, समाजी खदमात में मसरूफ़ हूँ। इसके अलावा मैं फॉरेस्ट राइट्स एक्ट पे काम करता हूँ और एनवायरनमेंट के जो है इश्यूज़ है उन पे भी काम करता हूँ, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ये जो है हमारे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, उस पे भी मैं काम करता हूँ। तो असल में जो है मैं जम्मू कश्मीर आरटीआई मूवमेंट के साथ 2011 से जुड़ा हुआ हूँ। तो आजकल मैं जो है वीडियो वॉलंटियर्स के साथ भी काम करता हूँ। आप दोनों के बारे में जान के बहुत अच्छा लगा। तो आज हम बात करेंगे ट्रेडिशनल फार्मिंग पे। डॉक्टर साहब, आप बताइए कि ट्रेडिशनल फार्मिंग क्या होता है और कश्मीर के कल्चरल हेरिटेज में इसका क्या रोल है? जो ट्रेडिशनल था हमारा सिस्टम था, उसमें हम कोई चीज़ें ये होती नहीं थी, ये खादें वादें। हाँ, जो यील्ड कम होता था बट वो बिल्कुल प्योर होता था। खाना जो होता था, चाहे फ्रूट थी, सब्जियां थी, हमारे जो बाकी जो हमारे फसल थी, चाहे पैडी थी, मक्की थी, वो सब ट्रेडिशनल जो वे में उसकी पैदावार होती थी और उससे जो है कोई भी जो हमारे जो हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता था, हमारे एनवायरनमेंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता था, हमारे जानवरों पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता था। वो एक बिल्कुल एनवायरनमेंट फ्रेंडली था, जो उस पर कोई हमारा हेल्थ हैजार्ड्स नहीं होता था। एंड दैट वाज आवर ट्रेडिशन एंड दैट वाज आवर हेरिटेज। बट हमने उस ट्रेडिशन और उस जो हेरिटेज को छोड़ दिया। हम केमिकल फर्टिलाइजर्स की तरफ आ गए, केमिकल फार्मिंग की तरफ आ गए, जिससे प्रोडक्शन तो हो गई बहुत ज़्यादा, बट उसके जो है नेगेटिव इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा सोसाइटी में हो गए। क्योंकि अब जो है पिछले 30-35 सालों में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हो रहा है। चाहे वो हमारे स्प्रेज हैं, चाहे खादें हैं वगैरह हैं, और बहुत ज़्यादा जो है इसमें जो है, चाहे पेस्टिसाइड्स हो, चाहे फंजिसाइड्स हो, या बाकी जो दवाइयाँ हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स है, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और इसका जो इम्पैक्ट है न सिर्फ हमारे प्लांट्स पे हो रहा है, हमारे सॉइल हेल्थ पे हो रहा है, उसके साथ साथ इंसानी हेल्थ पे भी हो रहा है। और ख़ासकर जो पेस्टिसाइड जब इसका छिड़काव होता है, फिर जब बारिशें होती हैं, ये बाद में जो हमारी वाटर बॉडीज़ में जाता है, और वाटर बॉडीज़ से जाके फिर बाद में जो है जितने भी हमारे वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं, उनके ज़रिए से ये पानी में भी जाता है, और इसका जो है इम्पैक्ट हमारे हेल्थ पे होता है। मुश्ताक साहब, आप हमें बताइए ट्रेडिशनल फार्मिंग और कश्मीरी कल्चर के बीच में क्या कनेक्शन है? क्या आपकी नज़र में ये फार्मिंग प्रैक्टिस जो कश्मीरी मतलब फार्मिंग प्रैक्टिसेस होती थी, कैसे होती थी और वो कश्मीर के कंपोजिट हेरिटेज को रिप्रेजेंट कैसे करती है? देखिए मैम, अगर हम देखेंगे कश्मीरी जो फार्मिंग की अगर हम बात करेंगे, तो पहले की जो फसलें थी, जब हम पहले फसलें जो है बोते थे, तो उनमें खादों का, पहले डॉक्टर साहब ने कहा कि खादों का इस्तेमाल बहुत कम होता था। जो हमारे रिवायती घर में जो हमारे माल मवेशी होते हैं, उनका जो गोबर होता है वही उसमें इस्तेमाल करते थे। तो वर्मी कंपोस्ट के ज़रिए, पहले तो वर्मी कंपोस्ट नहीं तो ऐसे ही उसमें इस्तेमाल करते। तो एक बात यह है कि वो
कंप्लीटली ख़त्म हो गया। तो दूसरी बात यह है कि अगर आज से पहले हम 4-5 साल की बात करें तो खादों का इस्तेमाल होता था जब फसलें जो है जब हम फसल बोते थे उसके बाद 1 महीने के बाद उसमें खादें डालना हम शुरू करते। तो आजकल क्या होता है कि आज जब फसल बोते उसी के साथ उतनी जहरीली दवाई घास के लिए, जो उसमें वो घास होता जो है, हाँ, वीड होता है, उसके लिए जो है आज जो है जब ज़मीन को हम क्या कहते हैं, ज़मीन ट्रैक्टर से हम ज़मीन को जो है जोतते हैं, तो उसके फ़ौरन 1 दिन बाद उस पे ज़हर लगाया जाता है, क्योंकि घास जो उसमें वीड्स जो होता है वो ना आए। तो उसके बाद पहले तो जो है ये बीज के साथ ही एक ज़हर जाता है। फिर जब ये उगता है, बीज जब उगता है, तो उसके बाद फिर से मुझे लगता है कि 1 साल में कम से कम मुझे लगता है कि 15 से 16 दवाइयाँ हम आम फसल पे भी हम छिड़कते हैं। तो एक तो फ्रूट की बात तो अलग है, बट जो हमारी रोज़मर्रा की फसलें, जैसे हमारे जो किचन गार्डन्स होते हैं, वहाँ पे सब्जियाँ जो होती है, उसमें जैसे मिर्ची हो, बैंगन हो, उनमें भी इतनी जो है हम जो है दवाई आजकल लगाते हैं, फर्टिलाइजर्स लगाते हैं, दवाई लगाते हैं, तो उससे हमारी सेहत पे बहुत ही बुरा जो है असर पड़ रहा है। तो एक तो ये बात है। अगर हम देखेंगे आज से 10 साल या 20 साल पहले जब हम किचन गार्डन्स या हमारे जो ज़मीनें होती थी, तो हमारी ज़मीनों के बीच में छोटी-छोटी नहरें होती थी, छोटी-छोटी, वो कंप्लीटली ख़त्म हो गई। आज जब हम कहीं पे हमें पानी ज़मीन को सैराब करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो या हम नल से वो क्योंकि हमने वो छोटी-छोटी नहरें ख़त्म ही कर दिया। क्योंकि पैडी के लैंड जो थे अगर हम देखें तो वो तो ख़त्म हो गए। हमने सब ज़मीनों पे अब सेब के दरख्त लगाए, या मक्की का जो काश्त होती थी या राजमा की काश्त होती थी, तो वो ख़त्म हो गए। आजकल अगर हम देखेंगे जो हमारे गाँव है, अगर हम वहाँ देखेंगे, वो भी अब शहरों से बाहर के जो राजमा है या मक्की है, शहरों से खरीद के लेते हैं, जो अपने विंटर के लिए दालों की सूरत में जो हम इस्तेमाल करते थे विंटर के। तो मुझे लगता है कि आज से तकरीबन 10-20 साल पहले जब हम छोटे थे, तो हमारे घर में इतनी राजमा होती थी, इतनी मकाई होती थी, तो फिर जगह नहीं होती थी घर में। तो आजकल जो है अगर हमें राजमा दाल की जो है ज़रूरत पड़े, तो हम सिटी से लाते हैं, पैकेट वाला। वजह यह है कि हमने जब अगर हम देखेंगे तो हमने वो ज़मीन जो है, वो जो ट्रेडिशनल चीज़ें थी, मक्की का काश्त, बाकी चीज़ों का काश्त जो थे, वो हमने ख़त्म कर दिया। हम दूसरी साइड में गए, हमने सेब के बाग लगाए। तो जब सेब के बाग हमने लगाए, तो छोटी-छोटी नहरें जो है, वो ख़त्म हो गई। तो उसपे भी जो है बहुत इम्पैक्ट हुआ है। या हमने उन नहरों में इतना वेस्ट डाला है, इतना कूड़ा डाला है, घरों के सब वेस्ट पॉलीथीन डाला है, वो ब्लॉक हो गए। तो इससे भी बहुत ही जो है हमारी जो पुरानी रिवायती चीज़ें हैं, उन पे असर पड़ा है। हम पहले जो है यहाँ पे अपने बीज होते थे, हमारे अपनी फसलें होती थी हमारे पास। बट अभी जो हमारे पास बीज या फसलें हैं, ये सब मैक्सिमम इसमें हाइब्रिड है, और अगले साल वो बीज नहीं रख सकते हैं, फिर अगले साल नया आपको हाइब्रिड लाना। एक बिल्कुल कंज्यूमरिज्म हो गया है। ये एग्रीकल्चर में भी कंज्यूमर इतना ज़्यादा जो है, बड़ी बड़ी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई हैं, ये बीज बनाते हैं। अगर आप मक्की का बीज लाएंगे हाइब्रिड, वो अगले साल नहीं लगेगा आपको, उसमें फसल निकलेगी बहुत ज़्यादा। या सब्जी का बीज आप लगाएंगे, उसमें फिर अगले साल वो बीज नहीं रख सकते हैं आप। एक तो हमारे ट्रेडिशनल बीज जो है, जो ऑर्गेनिक हुआ करते थे, ये तो बिल्कुल जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज हैं, ये तो हो गए ख़त्म। और जो ट्रेडिशनल बीज हमारे पास होते थे, उसमें यील्ड कम होता था, बट वो हमारी सेहत के लिए अच्छा होता था। उसमें तो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं होता था। हमारी यहाँ पे नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम था, नेचुरल नहरें होती थी हमारे पास यहाँ पे, उन नहरों के ज़रिए पानी आता था। उसमें फिर हमारा एक ये था कल्चरल, इसमें ये था कि हम एक दूसरे के काम आते थे। अगर हमें धान लगानी होती थी, फिर जो मोहल्ले में जो हमारे गांव में और लेडीज़ होती थी, वो हमारे घर आते थे,
फिर हमारी लेडीज उनके घर जाते थे। ये एक हेरिटेज था, ये एक इसमें एक एक्टिविटी था, एक ये मतलब हाँ ये इसको हम फेस्टिवल बोल सकते हैं। ये खाली एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस नहीं थी, एक फेस्टिवल हुआ करता था। चाहे ये हमारी जो है शाली लगाने का टाइम होता था मई जून के अंदर, या फिर उसके बाद फिर नंद होती थी, इसमें जो वीड निकाला जाता था। अब मुश्ताक ने कहा कि वीड निकालने के लिए भी दवाइयाँ आती है, चाहे अब नंद दवा हो या बाकी दवाइयाँ हो, या आपकी फसलें जो बाकी चीज़ उसमें आप डालते हैं वीड ख़त्म करने के लिए। उसके बाद फिर जब इसकी हार्वेस्टिंग होती थी, चाहे आपका घास काटना होता था, जब शाली काटनी होती थी, मक्की काटनी होती थी, फिर जो एक दूसरे के हम काम आते थे एक दूसरे के, अब वो प्रैक्टिसेस सब खत्म हो गई। अब इसमें सब में जो कंज्यूमरिज्म आ गया है, इसमें जो है नए नए बीज आ गए हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज आ गए हैं, इसमें फर्टिलाइज़र आ चुका है, इसमें अब मजदूर लाने पड़ते हैं। पहले हम एक दूसरे के काम भी आते थे। तो ये सब जो हमारा ट्रेडिशन था, खाली ये ट्रेडिशन उतना नहीं था, इसमें सब कुछ था। हमने उस जो अपने ट्रेडिशन को बुला के हम किसी और चीज़ में आ गए हैं, हम उसमें इतना ज़्यादा फंस गए हैं। अगर हम निकलना भी चाहें, आप देखें मैंने बहुत सारे सेब के बाग मालिकान से बात की, भाई तुम इतना स्प्रे क्यों करते हो सेब पे? बोला इसके बगैर कोई चारा नहीं है, 15-15 स्प्रे होते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे उसमें स्कैब आ जाएगा, उसमें अल्टरनेरिया आ जाएगा, उसमें बाकी डिजीज़ आ जाएगी, उसमें रेड माइट आ जाएगा। अब ये इतने ज़्यादा इसमें ये जो हमारे प्लांट्स हैं यूज्ड है, मतलब इतने ज़्यादा यूज़ हो चुके हैं कि इसके बगैर रह नहीं सकता है। देखिए कितने हम फंस गए दलदल में। अब पहले ये चीज़ें नहीं थी, अगर बीमारी भी उस चीज़ में होती थी। इनफैक्ट इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट इतना है, नेशनल मार्केट भी ऑर्गेनिक चीज़ों का, कि उसमें ज़्यादा रेट आपको आ सकती है। मगर हमने उन ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को बुला दिया है, हमने अपने कल्चर को बुला दिया है, हमने अपने हेरिटेज को बुला के हमने दूसरी चीज़ों को अडॉप्ट किया, मगर फाइनली जो है हम उसमें फंस गए। अब मुश्ताक साहब, आप हमें बताइए ट्रेडिशनल फार्मिंग का एनवायरनमेंट पे क्या असर है? क्या ये मेथड सस्टेनेबल है? और क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में इनका क्या रोल हो सकता है? देखिए, अगर हम देखेंगे जो हमारी पुरानी जो रिवायतें हैं, जो रिवायती चीज़ें थी, तो अगर हम आज और उस टाइम के जो है मुकाबले में देखेंगे, तो उस टाइम अगर हम देखेंगे हमारे एनवायरनमेंट पे जो ये जो उस वक़्त का अगर हम देखेंगे, आज से पहले 10 साल, 20 साल या 30 साल पहले हमारा माहौल कितना साफ था, कितना खुशगवार माहौल हुआ करता था हमारे गाँव में, हमारे शहरों में भी। इवन कि अगर हम देखेंगे, मैं अगर अपने बच्चे को ये बताऊंगा कि 10 साल पहले या 5 साल पहले जब मैं स्कूल जाता था, मैं छोटी नहर में जाता था नहाने के लिए, तो आज जब मैं बच्चे से ये पूछता तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि आज का वॉशरूम, आज का ये देख के वो पहले एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि मेरा ये बाप जाता था कहीं पे नहर में नहाने के लिए, सुबह के टाइम, शाम के टाइम, दिन में जब गर्मी बढ़ती थी। तो मुझे लगता है कि हमारी जो जनरेशन है, आने वाली उनको अब हेरिटेज के बारे में जो है वो सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसके लिए हमें जो है अपने बच्चों को, खासकर स्कूल्स में, जो हमारे स्कूल है, चाहे प्राइमरी सतह के या मिडिल सतह के जो भी स्कूल है, वहां पर बच्चों को हेरिटेज जो हमारी है उनकी अवेयरनेस, उनकी जानकारी, उनकी जो है उनमें जो हमारी मॉर्निंग असेंबली होती है, मुझे लगता है उसमें उनकी जो है ये हाँ इम्पोर्टेंस जो है उनको जो है बतानी चाहिए। जो मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हमारी हैं, इससे माहौल पे ये असर पड़ा है कि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्प्रेज हो रहे हैं, और वो स्प्रेज का जो जब बारिश होती है बाद में वो डायरेक्टली वॉश आउट हो जाता है, ड्रेन आउट हो जाता है हमारे वाटर बॉडीज़ में, और हमारी वाटर बॉडीज़ से वो पानी सप्लाई होता है। बिकॉज जो हमारा PHE जल शक्ति डिपार्टमेंट है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, उनके वाटर सोर्सेज फ्रेश वाटर सोर्सेज हैं कश्मीर में। जितने भी वाटर सोर्सेज हमारे हैं, नदियां हैं, झरने हैं, क्या बोलते हैं, नहरें हैं, कैनाल्स हैं, और इन्हीं कैनाल्स में वो जो है पोल्यूटेड वाटर जाता है, पेस्टिसाइड का पानी जाता है और सप्लाई किया जाता है लोगों को पीने के लिए, जिसमें जहरीला मवाद होता है। मैंने इनफैक्ट इन चीज़ों को लेके ऑलरेडी फाइल्ड ए पिटिशन इन द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल 2 years बैक। उसमें तो बहुत सारे ऑर्डर्स आ गए, उसमें पहले गवर्नमेंट पे जुर्माना भी हुआ, पहले 3 करोड़ का, फिर 32 करोड़ का। अब ना ये हमारी दूध गंगा जो है खासकर
जो बडगाम ज़िले से निकलते श्रीनगर में एंटर होती है, उसमें बहुत सारी जगहों पे एक तो इलीगल माइनिंग होती थी, एक जगह सॉलिड वेस्ट, कहीं पे लिक्विड वेस्ट, और कहीं-कहीं जो एप्पल के प्लांटेशंस हैं, वहाँ पे एप्पल के ऑर्चर्ड्स हैं, और वहाँ से जो पोल्यूटेड वाटर निकलता है, जो स्प्रेज हो जाते हैं, और स्प्रे के बाद जो छोटी-छोटी नहरों में पानी चला जाता है, उससे हमारे जो सेहत पे इम्पैक्ट होता था। पहले जो ट्रेडिशनल फार्मिंग हुआ करती थी, उसमें इन चीज़ों का कोई इस्तेमाल होता ही नहीं था। अच्छा, पहले जो हमारी ट्रेडिशनल जो तरीके थे, जो हमारे वॉशरूम्स थे, कोई उसमें जो पानी जाता नहीं था इन दरियाओं के अंदर। आज डायरेक्टली हमारे वॉशरूम से, हमारे घरों से ग्रे वाटर, हमारे लेबोरेटरीज, उनकी ओपनिंग्स जो है हमारे रिवर्स में, वाटर बॉडीज में है, तो वहाँ से भी जो है हमारे जो बीमारियाँ फैल जाती हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीजेस। एक तो पेस्टिसाइड्स का वेस्ट, उसके बाद आपका लिक्विड वेस्ट, उसके बाद सॉलिड वेस्ट, और ओवरऑल जो अगर हम बाद में इसका निचोड़ देखें, इस पे तो डायरेक्टली हमारे सेहत पे भी इम्पैक्ट होता है, हमारे एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट होता है, हमारे एनिमल पे इम्पैक्ट होता है, एनिमल्स पे इम्पैक्ट, जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनको भी खाना सही नहीं मिलता है। वो भी अगर घास खाते हैं, घास हम बाग से काट के लाते हैं, उस घास में पेस्टिसाइड्स होता है, फिर जो वो दूध बनता है, वो गाय के दूध में पेस्टिसाइड्स के ट्रेसेस होते हैं। ये साइकिल चलता रहता है। ये हमको अंदाजा नहीं था, हमको अंदाजा था शायद ग्रीन रेवोल्यूशन लाया, हमने यूरिया लाई, हमने डाई अमोनियम फॉस्फेट लाई, खादें लाई, इससे तो बड़ा जबरदस्त यील्ड होता है। बट जो इंसानी जो जानों पे इसका इम्पैक्ट हो रहा है, कैंसर के डिजीज देखिए कितने आजकल, आप किडनी के एलिमेंट्स देखिए, आप लिवर के एलिमेंट्स देखिए, दिस ऑल बिकॉज हम कंटेमिनेटेड खाना खाते हैं, हम कंटेमिनेटेड सब्जियां खाते हैं, कंटेमिनेटेड फ्रूट खाते हैं, कंटेमिनेटेड पानी पीते हैं। डॉक्टर साहब, आप बताइए, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से ट्रेडिशनल फार्मिंग कितनी वायबल है? क्या ये मेथड्स फार्मर्स के लिए फाइनेंशियली बेनिफिशियल हो सकते हैं? जो ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर हम बात करें, ये इतना इकोनॉमिकली वायबल है, और इसमें ज़्यादा पैसा आप कमा सकते हैं। ये लोगों को शायद पता नहीं होगा। चाहे आप ऑर्गेनिक फ्रूट्स की बात करें, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स की बात करते हैं, या ऑर्गेनिक दूध की बात करते हैं, बिकॉज दूध भी ऑर्गेनिक होता है। मैं तकरीबन 2016 के अंदर यहाँ पे क्या बोलते कर्नाटका के तिप्तूर में गया था। वहाँ पे एक जो ऑर्गेनिक दूध पैदावार होता है, वहाँ पे अक्षय कलपा के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे है। दे प्रोड्यूस ऑर्गेनिक मिल्क, वो फार्मर्स से ऑर्गेनिक मिल्क, उन गायों को कोई पेस्टिसाइड वाला जो है उनको जो फॉडर नहीं दिया जाता है, और वो दूध उन दिनों 67 रुपीज़ पर लीटर बिकता था। उन दिनों यहाँ पे 35-36 रुपए में दूध। आजकल वो दूध, मैं कुछ दिन पहले उनसे बात कर रहा था, दैट इज सोल्ड एट द रेट ऑफ 88 रुपीज़ पर केजी, पर लीटर। और देखिए ऑर्गेनिक, वैसे सेम ही देखिए ऑर्गेनिक फ्रूट्स, जो ऑर्गेनिक एप्पल आपको 1 केजी 200 में मिलेगा, 150 मिलेगा। ऐसे क्या बोलते ट्रेडिशनल एप्पल, मतलब जो 100 रुपीज़ में केजी मिलेगा, 150 में मिलेगा, वही वाला ऑर्गेनिक सेब आपको 300 रुपये में केजी मिलेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू वही है। उसके लिए ब्रांडिंग करनी होती है, उसके लिए बाकी चीज़ें होती है, वो अभी यहाँ पे नहीं हो रहा है। चाहे यहाँ का हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, दैट वर्क इन दिस फील्ड, या हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। उसके साथ साथ कुछ हमारे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर हमारा जो वॉलनट यहाँ पे है, जो कश्मीरी अखरोट है, कश्मीरी अखरोट में कोई स्प्रे नहीं किया जाता, उसमें कोई खाद नहीं डाली जाते हैं, मगर हम वो अखरोट उसी 200 रुपये में केजी बेचते हैं। डॉक्टर साहब, आप यंग फार्मर्स और एस्पायरिंग एग्रीकल्चरिस्ट जो ट्रेडिशनल फार्मिंग को परस्यू करना चाहते हैं, उनको क्या एडवाइस देना चाहते हैं? जितने भी हमारे यंग फार्मर्स हैं, जितने भी हमारे एंटरप्रेन्योर्स, पढ़े लिखे नौजवान हैं, लड़के लड़कियां हैं, अगर वो फार्मिंग की तरफ आना चाहते हैं, कोई डेयरी इस्टेब्लिश करना चाहता है, कोई एप्पल ऑर्चर्ड जो इस्टेब्लिश करना चाहता है, कोई शीप फार्मिंग की तरफ आना चाहता है, मैं उनको बताऊंगा कि आप इन चीज़ों की तरफ आइए, बट ऑर्गेनिक चीज़ पे फोकस कीजिए। अगर आपको डेयरी फार्म सेटअप करना है, कैटल फार्म आपको सेटअप करना, आपको गायें लानी है, आप इंश्योर कीजिए कि जो आपको दूध निकले वहाँ पे वो ऑर्गेनिक दूध हो। उन कैटल्स को आप जो है केमिकल वाला, फर्टिलाइजर वाला जो है फॉडर न खिलाएं, आप उनको ऑर्गेनिक वाला खिलाएं। आप उस दूध की ब्रांडिंग कर सकते हैं, आप वही दूध का लीटर 70-80 रुपये में लीटर बेच सकते हैं। उसके अलावा फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको
कंपोस्ट के ज़रिए जो है उसकी ग्रोथ कीजिए। आप उसमें यूरिया मत डालिए, आप उसमें डीएपी मत डालिए, आप उसमें ऑर्गेनिक कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। आप आलू उगाइए, जो है आलू उगाइए, आप मटर उगाइए, आप सब्जियां उगाइए। उसमें ट्रेडिशनल चीज़ें जो है इसमें, या पोल्ट्री फार्मिंग आप कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडिशनल चीज़ें इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, और वही जो ट्रेडिशनल हमारी मुर्गियां होती थी, कश्मीरी मुर्गियां होती थी, अगर उनकी फार्मिंग करेंगे आप, मुझे लग रहा है कि वो यही नेचुरल चीज़ें खाएंगी। और एक तो उससे सोसाइटी का भी हेल्प होगा, और उसके साथ साथ इन लोगों की भी हेल्प होगी, उनकी इकोनॉमी बढ़ सकती है, और एक माहौल भी हमारा ठीक हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि हम अपने कल्चर, जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो हैं, उन प्रैक्टिसेस को भी हम जो है सेव कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मुश्ताक साहब, आप दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया आईएसडी में आने के लिए। आपने टाइम निकाला अपने बिज़ी शेड्यूल से। थैंक यू सो मच आप दोनों का। आईएसडी आपका बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार है। थैंक थैंक यू यू। सो मच।